कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम इकाई 13 जिसका नाम है त्रिभुज की अभ्यास 13 ई के प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 13 ई में हम सीखेंगे कि किस प्रकार दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की जांच आरएचएस सर्वांग क्षमता नियम द्वारा की जाती है। साथ ही इस अभ्यास में हम सीखेंगे कि जब एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी हो जिसकी दो भुजाओं की माप दी गई हो और एक कोण 90 डिग्री का दिया गया हो, ऐसे त्रिभुज की रचना हम कैसे करते हैं, ये भी हम इस अभ्यास में सीखेंगे। तो अभ्यास 13 ई का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पर। नीचे कुछ त्रिभुज के जोड़े दिए गए हैं, उनकी माप भुजाओं के साथ लिख दी गई है। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता का प्रयोग करके कौन से त्रिभुज सर्वांगक्षम है, परिमाण को परिणाम को सांकेतिक रूप में लिखिए। प्रश्न संख्या 1 में हमको कुछ आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों में कुछ त्रिभुज दिए गए हैं और हमको बताना है कि कौन से दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगक्षम है और इन त्रिभुजों की जो सर्वांग क्षमता की जांच करनी है उसके लिए हमको उपयोग करना है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता नियम का। देखिए, समकोण को अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल का आर लेते हैं हम। कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस को एच से, उसका पहला अक्षर एच, और साइड भुजा को अंग्रेजी में बोलते हैं साइड, तो साइड का शुरू का अक्षर है एस। तो इस कोण समकोण भुजा सर्वांग क्षमता नियम को हम आरएचएस सर्वांग क्षमता नियम भी कहते हैं। तो आरएचएस सर्वांग क्षमता नियम पहले समझते हैं होता क्या है। आरएचएस सर्वांग क्षमता नियम का मतलब है कि जब हमारे पास दो ऐसे त्रिभुज हो जिनमें एक कोण 90 डिग्री का हो, दोनों त्रिभुजों में एक का कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, दोनों त्रिभुजों के जो कण हैं उनकी माप बराबर होनी चाहिए और एक अन्य भुजा की माप भी दोनों त्रिभुजों में अगर बराबर होती है तब वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगक्षम कहलाते हैं आरएचएस सर्वांग क्षमता नियम द्वारा। अगर हमारे पास कोई दो ऐसे त्रिभुज हैं, जैसे यहां पर हम बना लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे हमारे पास ये वाला नहीं, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज ये है और दूसरा समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर बना लेते हैं। अगर इसका नाम रखते हैं ए बी सी और यहाँ भी दूसरे त्रिभुज का नाम रख लेते हैं पी क्यू, यहाँ पर लिखते हैं पी क्यू आर, और पहले त्रिभुज में शीर्ष बी पर 90 डिग्री का कोण है, दूसरे त्रिभुज में शीर्ष क्यू पर 90 डिग्री का कोण है और इस भुजा की माप जैसे मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 90 डिग्री के कोण के सम्मुख भुजा जो है उसकी माप है 2 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा इस वाले त्रिभुज में इसकी माप 2 सेंटीमीटर और एक अन्य भुजा की नाप जैसे यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर और नीचे भी है 3 सेंटीमीटर। 3 नहीं, 1 ही लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसकी माप सबसे अधिक होती है। तो जैसे हमने यहाँ समकोण त्रिभुज की माप यहाँ पर ली गई, इस कर्ण वाली भुजा की माप 2 सेंटीमीटर ली है, तो 2 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा होती है एक समकोण त्रिभुज में। 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है। 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण कहलाती है और कर्ण वाली भुजा की माप सबसे अधिक होती है अन्य भुजाओं से। तो यहाँ पर कर्ण की माप कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इन दोनों त्रिभुजों में एक का कोण 90 डिग्री का है और इनके कर्ण की माप भी बराबर है और एक अन्य भुजा की माप भी यहाँ पर बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज आरएचएस सर्वांग क्षमता नियम द्वारा एक दूसरे के सर्वांगक्षम कहलाएंगे। अब प्रश्न संख्या 1 में दी गई आकृतियों में अब प्रश्न संख्या 1 में जो आकृतियां हमको दी गई हैं, इनमें जो त्रिभुज दिए गए हैं, उनकी जांच हम आरएचएस सर्वांग क्षमता नियम द्वारा करेंगे। पहली आकृति में 2 त्रिभुज हैं। यहाँ पर देखते हैं दोनों त्रिभुज कौन-कौन से हैं। देखिए, पहला त्रिभुज है यहाँ पर ए डी बी, ये पहला त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज है यहाँ पर बी सी ए, ये 2 त्रिभुज हैं इस आकृति में। दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं एक कोण, पहले त्रिभुज का शीर्ष डी पर 90 डिग्री का कोण है, दूसरे त्रिभुज में भी शीर्ष सी पर 90 डिग्री का कोण है। तो दोनों त्रिभुज में एक का कोण 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा पहले वाले त्रिभुज में ए डी बी वाले त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, उसकी माप है 3.5 सेंटीमीटर
और दूसरे त्रिभुज में भी BCA वाले त्रिभुज में भी 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा है वह AB है और इसकी माप 3.5 सेंटीमीटर है। तो दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा है जिसको हम कर्ण कहते हैं उसकी माप 3.5 सेंटीमीटर है और प्रत्येक त्रिभुज में एकक कोण 90 डिग्री का है और एकक अन्य भुजा भी बराबर है। जैसे पहले वाले त्रिभुज ADB वाला जो त्रिभुज है इसमें AD की माप 2 सेंटीमीटर है। दूसरे वाले त्रिभुज में ABC जो त्रिभुज है इसमें भी एक भुजा की माप 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं, एक तो है त्रिभुज ADB और दूसरा त्रिभुज है यहाँ पर BCA। ये दोनों त्रिभुज जो हैं एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगे RHS सर्वांग क्षमता नियम द्वारा। RHS सर्वांग क्षमता नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम इसलिए हैं क्योंकि दोनों त्रिभुजों में एकक कोण 90 डिग्री का है। दोनों ही त्रिभुजों में 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा है वह 3.5 सेंटीमीटर है। अर्थात दोनों त्रिभुजों का जो कर्ण है उसकी लंबाई बराबर है और एकक वन्य एक भुजा 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर है। तो दोनों त्रिभुज में एकक कोण 90 डिग्री का है, एकक भुजा की माप भी बराबर है और दोनों त्रिभुजों के कर्ण की माप भी बराबर है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज RHS सर्वांग क्षमता नियम द्वारा एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगे। ADB और BCA दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। इस वजह से यहां पर लिख देते हैं RHS सर्वांग क्षमता से। अब देखिए अगली आकृति, दूसरी आकृति में भी हमको दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक है ADB, दूसरा त्रिभुज है ADC। ये दोनों त्रिभुज को देखना है कि ये सर्वांगसम है या नहीं। अगर हम दोनों त्रिभुजों को देखते हैं इस आकृति में तो शीर्ष D पर ये इस प्रकार चिन्ह होगा, ये मिसप्रिंट है। यहाँ पर D पर शीर्ष जो कोण बना हुआ है यह 90 डिग्री का है और शीर्ष D पर दूसरे त्रिभुज में भी कोण 90 डिग्री का है। तो दोनों त्रिभुजों में एकक कोण 90 डिग्री का दिया गया है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा पहला वाला जो त्रिभुज है ADB, ये ADB जो त्रिभुज है इसमें 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा है AD उसकी माप 3 सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज ADC में 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा है उसकी माप 3 सेंटीमीटर। तो दोनों त्रिभुजों में 90 डिग्री की जो सम्मुख भुजा है वो उसकी माप है 3 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। तो दोनों त्रिभुजों के कणों की माप भी बराबर है और एक का कोण दोनों में 90 डिग्री का है। और ये AD वाली जो भुजा है, AD वाली भुजा दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, एक जैसी है। देखिए AD की लंबाई पहले त्रिभुज के लिए जो होगी वही लंबाई दूसरे त्रिभुज के लिए भी होगी क्योंकि ये AD जो है दोनों त्रिभुजों की भुजा है। तो दोनों त्रिभुजों में AD वाली भुजा उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में देखिए एक का कोण 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण की माप पहले त्रिभुज में 3 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज में भी 3 सेंटीमीटर। तो कर्ण भी बराबर हो गए और एक भुजा AD दोनों में हो गई उभयनिष्ठ। दोनों त्रिभुजों का एकक कोण 90 डिग्री का है, कर्ण भी बराबर है और एक भुजा भी बराबर है दोनों त्रिभुजों में। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे RHS सर्वांग क्षमता से। तो त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के और यहां पर लिख देंगे हम RHS सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में एक का कोण 90 डिग्री का है, दोनों त्रिभुजों के कणों की माप भी बराबर है और एक भुजा उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। अब देखिए तीसरी आकृति, इस आकृति में हमको दो त्रिभुज दिए गए हैं। इस आकृति में भी दो त्रिभुज हैं OAD और दूसरा त्रिभुज है OBC। ये दो त्रिभुज हैं, इस आकृति में हमको देखना है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है या नहीं। तो पहले त्रिभुज में भी शीर्ष A पर 90 डिग्री का कोण है, दूसरे त्रिभुज में भी शीर्ष B पर 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री के कोण हो गए दोनों त्रिभुजों में एकक। पहले त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा कर्ण DO जो है उसकी माप है 2.4 सेमी। दूसरे त्रिभुज में 90 के सामने वाली जो भुजा है OC, इसकी माप भी है 2.4 सेमी। तो दोनों त्रिभुजों के जो कर्ण हैं उनकी माप बराबर है। ये जो कर्ण है दोनों त्रिभुजों में इनकी माप भी बराबर है। फिर एक का कोण 90 डिग्री का आ गया, कर्ण की माप भी बराबर हो गई। अब ये तीसरी भुजा है AO, पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा देखिए 2 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की एक भुजा है OB, इसकी माप भी 2 सेंटीमीटर है।
तो दोनों त्रिभुजों में एक का कोण 90 डिग्री का है, उनके कणों की माप भी बराबर है और एकक भुजा की माप बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे आरएचएस सर्वांगक्षमता नियम से। तो यहां लिखते हैं पहले त्रिभुज का नाम ओ ए डी। ओ ए डी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी सी के। ओ बी सी के। और किस नियम से ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है? आर एच एस सर्वांग क्षमता से। तो तीसरी आकृति में भी जो दो त्रिभुज दिए गए हैं उनको हमने सांकेतिक रूप में भी लिख दिया है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। देखिए प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 2 है बी डी सी और सीई भुजा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एसी और एबी पर क्रम से लंब खींचे गए हैं। प्रश्न में कहा गया है कि एक त्रिभुज है एबीसी, उसकी एक भुजा है एबी, एबी पर लंब है, सीई वाली रेखा इस पर लंब है। लंब होने का मतलब ए सीई वाली जो रेखा है ए बी पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। फिर त्रिभुज की भुजा है एक एसी, एसी वाली भुजा पर जो बीडी वाली रेखा है ये भी लंब है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रही है भुजा एसी पर। उसके बाद कहा गया है बीसी बराबर है सीई के। ये जो बीसी वाली रेखा है, ये देखिए प्रश्न में यहां पर मिसप्रिंट है, यहाँ ये था बीडी। ये जो बीडी वाली रेखा है ये है बीडी। बीडी वाली रेखा सीई वाली रेखा के बराबर है, ये प्रश्न में दिया गया है। और आगे हमसे पूछा है पहले प्रश्न सवाल में, क्या त्रिभुज डीबीसी और त्रिभुज ईसीबी एक दूसरे के सर्वांगसम है? अब हमको देखकर बताना है कि इस आकृति में जो त्रिभुज है डीबीसी, डीबीसी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ईसीबी, ईसीबी ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है या नहीं हमको ये बताना है। अब अगर हम इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो ये सीई वाली जो रेखा थी ए बी पर प्रश्न में दिया गया है ये लंब है, लंब होने का मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और बीडी वाली रेखा ए सी पर लंब है तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोनों त्रिभुजों में एक का कोण 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा है, देखिए पहले वाले त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा बीसी, दूसरे त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा बीसी। तो दोनों त्रिभुजों का जो कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो दोनों त्रिभुजों का जो कर्ण है वो एक ही भुजा है, अर्थात इसकी माप दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर होगी। अब कर्ण भी बराबर आ गए दोनों त्रिभुजों के। और प्रश्न में कहा गया है कि जो लंबाई है बीडी इसकी लंबाई इस सीई के बराबर है। ये प्रश्न में कहा गया है भुजा बीडी की जो लंबाई है वह सीई के बराबर है। तो हम देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में एकक कोण 90 डिग्री का है, दोनों त्रिभुजों के कर्ण उभयनिष्ठ है और एकक भुजा की माप प्रश्न में पहले से ही बराबर दी गई है। तो एक कोण 90 डिग्री का है दोनों त्रिभुजों में, कण कणों की माप भी बराबर है दोनों त्रिभुजों की और एकक भुजा की माप बराबर है। तो यहाँ पर हम आर एच एस सर्वांग क्षमता नियम से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। पहले सवाल का जब हम उत्तर लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, पहले त्रिभुज का नाम त्रिभुज डीबीसी तथा त्रिभुज ईसीबी में अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो पहले वाले त्रिभुज में डीबीसी वाले त्रिभुज में जो शीर्ष डी पर कोण है, शीर्ष डी पर जो कोण है, और दूसरे वाले त्रिभुज ईसीबी जो त्रिभुज है इसमें भी शीर्ष ई पर जो कोण है वह 90 डिग्री की माप का है। प्रश्न में पहले से ही हमको बता दिया गया है, तो यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है। अब उसके बाद दोनों त्रिभुजों के जो कर्ण हैं, पहले त्रिभुज का जो कर्ण है डी के सम्मुख भुजा है बीसी और दूसरे त्रिभुज में भी जो कर्ण है उस वह भी है बीसी। तो दोनों है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ के बाद प्रश्न में हमको एकक भुजा की माप भी दी गई है इन त्रिभुजों की। पहले त्रिभुज की माप है बीडी भुजा और दूसरे त्रिभुज की भुजा है सीई। एकक भुजा की माप प्रश्न में पहले से दी गई है, तो यहां पर लिखते हैं दिया है। तब आरएचएस सर्वांग क्षमता नियम से आर एच एस एक कोण 90 डिग्री का है, कणों की माप भी बराबर है और एकक भुजा की माप बराबर है। आर एच एस सर्वांग क्षमता
नियम से, आरएचएस सर्वांग नियम से त्रिभुज डीबीसी जो है वह सर्वांगशम है त्रिभुज ईसीबी के। तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगशम हैं। उत्तर में लिख देंगे हाँ, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगशम हैं। तो दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल का उत्तर। प्रश्न में पूछा गया है भुजा ईबी भुजा सीडी में क्या संबंध है। इन त्रिभुजों की जो भुजा है, एक भुजा है ईबी वाली भुजा और ये डीसी वाली भुजा, इन भुजाओं में क्या संबंध है। देखिए ये जो दो भुजाओं में संबंध हमको पूछा गया है, प्रश्न में हमसे भुजा ईबी और सीडी दोनों में संबंध पूछा गया है कि इनमें क्या संबंध है। तो ये दोनों भुजा इन दो त्रिभुजों की भुजा हैं जो अभी हमने सर्वांगशम सिद्ध किए हैं। और सर्वांगशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत कोणों के मान भी बराबर होते हैं। प्रश्न में हमसे पूछ लिया है कि ईबी और सीडी इन दोनों भुजाओं में क्या संबंध है। तो अगर हम चित्र में देखते हैं, ईबी वाली रेखा और सीडी वाली रेखा दोनों उन त्रिभुजों की रेखा है जो एक दूसरे के सर्वांगसम है और सर्वांगसम त्रिभुजों की भुजाओं की माप होती है बराबर। तो ये जब दोनों भुजा की लंबाई होगी बराबर, तो भुजा ईबी की जो लंबाई है वह बराबर है भुजा डीसी के। डीसी लिख लीजिए, प्रश्न में सीडी दिया गया है इसका नाम, तो सीडी लिखेंगे। दोनों दोनों भुजाओं की माप यहां पर है बराबर। इसका कारण भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि त्रिभुज ई बी डी, पहला त्रिभुज है डीबी, ईसीबी, ईसीबी जो त्रिभुज है वह सर्वांगशम है त्रिभुज डीबीसी के। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगशम है और सर्वांगशम त्रिभुजों की संगत भुजाओं की माप बराबर होती है। तो इसलिए ईबी और सीडी दोनों भुजाओं की माप बराबर है। ये दोनों भुजाओं की लंबाई यहां पर बराबर है, ये संबंध है इन दोनों भुजाओं में। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 में हमसे कहा गया है कि उस प्रतिबंध को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जबकि दो समकोण त्रिभुज सर्वांगशम होंगे। तो प्रश्न संख्या 3 में हमसे कहा गया है कि उस हमको प्रतिबंध को लिखना है यहां पर जिसकी वजह से दो समकोण त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगशम होते हैं। तो वह प्रतिबंध होता है जब दो समकोण त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगशम होते हैं, तो उस प्रतिबंध को कहा जाता है आर एच एस, सर्वांग क्षमता, सर्वांग समता प्रतिबंध। आरएचएस सर्वांग क्षमता प्रतिबंध की मदद से हम दो त्रिभुजों को सर्वांगशम सिद्ध करते हैं कि अगर हमारे पास, देखिए आरएचएस सर्वांग क्षमता नियम कहता है, प्रतिबंध जो कहता है ये कहता है कि अगर दो समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुजों के अगर एक भुजा की माप बराबर हो और एक उनके कणों की माप बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगशम होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे यदि दो समकोण दो समकोण त्रिभुजों दो समकोण त्रिभुजों के कणों की माप कणों की माप तथा एक अन्य भुजा की माप एक अन्य भुजा की माप बराबर होती है तो दो समकोण त्रिभुज सर्वांगशम कहलाते हैं। अगर दो समकोण त्रिभुजों में उन समकोण त्रिभुजों के कणों की माप बराबर होगी और एकक भुजाओं की माप बराबर होगी, तब वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगशम कहलाते हैं आरएचएस सर्वांग क्षमता प्रतिबंध द्वारा। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, अगर हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं, पहले त्रिभुज का नाम ए बी सी, दूसरे त्रिभुज का नाम पी क्यू और आर, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। पहले त्रिभुज में शीर्ष बी पर 90 डिग्री का कोण है, दूसरे त्रिभुज में शीर्ष क्यू पर 90 डिग्री का कोण है।
दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है क्योंकि इनमें एक का कोण 90 डिग्री का है। और अगर इन दोनों समकोण त्रिभुज की देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण। और इस त्रिभुज में ये कर्ण हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो अगर कर्ण की माप कर्ण के बराबर, दोनों समकोण त्रिभुजों में कर्ण वाली भुजा की माप कर्ण वाली भुजा के बराबर हो, और एक अन्य भुजा, ये जहां पर पहले त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई, एक बीसी और एक एबी, दूसरे त्रिभुज की दो भुजा है क्यू आर और पी क्यू, इनमें से कोई सी एक संगत भुजा की माप बराबर होनी चाहिए। जैसे बीसी की माप इस क्यू आर के बराबर हो जाए, तब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगे। कणों की माप बराबर होनी चाहिए और एक एक अन्य भुजा की माप बराबर होनी चाहिए दोनों त्रिभुजों में। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज जो है, त्रिभुज एबीसी जो है वह सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। किस नियम की मदद से? आर एच एस सर्वांगसमता से। जब दो समकोण त्रिभुजों के कणों की माप बराबर होगी और एक अन्य भुजा की माप बराबर होगी, तब वे दो समकोण त्रिभुज आरएचएस सर्वांगक्षमता नियम द्वारा एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाते हैं। तो यह वही प्रतिबंध है जिसकी मदद से हम दो समकोण त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं या उनके सर्वांगक्षमता की जांच करते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, और ये प्रश्न हमारे अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी की रचना त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए और एसी बराबर, भुजा एसी की माप 13 सेंटीमीटर, भुजा बीसी की माप है 5 सेंटीमीटर और शीर्ष बी एक समकोण है। तो इस प्रश्न में हमको एक त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है जिसमें शीर्ष बी पर समकोण दिया गया है कि शीर्ष बी पर जो कोण है वह समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो हम उस भुजा की लंबाई सबसे नीचे खींचेंगे जिसमें शीर्ष बी आएगा। देखिए पहली भुजा में एसी है, तो इसके एसी वाली भुजा के सिरे ए और सी होंगे। दूसरी वाली भुजा के जो सिरे हैं बी सी, तो एक सिरा बी होगा और एक सिरा होगा सी। तो हम उस भुजा की माप पहले खींचेंगे जिस पर समकोण दिया गया है। तो शीर्ष बी पर समकोण है तो पहले हम भुजा बीसी की माप पटरी की सहायता से खींच लेंगे। स्केल की मदद से हम 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक भुजा खींचेंगे जिस भुजा है बीसी। तो पहले 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 सेंटीमीटर बना देंगे, 5 सेंटीमीटर तक। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। इधर रखेंगे शीर्ष बी और इधर रखेंगे शीर्ष सी। शीर्ष बी पर 90 डिग्री का कोण है, तो चांदे की मदद से अब शीर्ष बी पर हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे। अब चांदे को शीर्ष बी पर रखेंगे और यहां पर 90 डिग्री माप का एक कोण बना देंगे। ये हो गया। तो चांदी की मदद से हमने शीर्ष बी पर 90 डिग्री का कोण बना दिया है। अब भुजा एसी की जो माप है वह 13 सेंटीमीटर है। जो तीसरा शीर्ष है, देखिए बी और सी तो हमने यहाँ पर मिल गए हैं हमको त्रिभुज के। एक तीसरा शीर्ष भी है ए। तो ए से सी तक की जो दूरी है वह 13 सेंटीमीटर है। सी से ए तक की जो दूरी है वह 13 सेंटीमीटर है। अब प्रकार की मदद से हम प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक के बीच में 13 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। तो इस स्केल की मदद से हमने ये 13 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर भर ली है प्रकार। अब प्रकार की नोक को रखेंगे शीर्ष सी पर और बी पर जो 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींची गई थी उस पर एक चाप लगा देंगे। वह चाप जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वही बिंदु रहेगा त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ए। अब इस पटरी की सहायता से इस शीर्ष ए को शीर्ष बी से मिला देंगे। तो एक समकोण त्रिभुज यहां पर बन गया है ए बी सी, जिसमें शीर्ष बी पर 90 डिग्री का कोण है। भुजा बीसी की माप 5 सेंटीमीटर है और भुजा एसी की जो माप है वह 13 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, दी गई जानकारी के आधार पर हमने एक समकोण त्रिभुज की यहां पर रचना कर ली है।
तो प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 13 ई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। मिलते हैं नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।